नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21 जो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। और ये आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों से संबंधित है। और ये आपकी 22 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। यानी कि आज हम डेमोक्रेसी का जो मतलब है वो थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में जानेंगे उसके थोड़ा और उसको बड़े रूप में जानेंगे, डेमोक्रेसी का जो मतलब है उसको। तो सबसे पहले तो हम पहले वाला इसका जो है वर्कशीट के बारे में थोड़ा सा जो है पुनरावृत्ति कर लेते हैं ना, रिकैप्चुलेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है छोटी सी, वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्या है वो कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमने जानी थी लोकतंत्र की विशेषताएं, वो आपको ऑलरेडी फर्स्ट वाली जो वर्कशीट थी उसमें दिया गया है, वर्कशीट नंबर 19 में। आप अच्छे से उन कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर लेना एज इट इज़, जैसा उसमें दिया गया था। और जो हमारी वर्कशीट नंबर थी कौन सी 20, उसमें हमने क्या जाना था, हमने लोकतंत्र के फ़ायदे और नुकसान जाने थे, है ना। उसके पक्ष और विपक्ष में जो लोगों के तर्क थे वो हमने जाने थे कि लोकतंत्र क्यों अच्छा है, लोकतंत्र में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जो आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें क्या दिया गया है। उसमें कहा गया है कि हमने इस अध्याय में, यानी जो हमारा चैप्टर है लोकतंत्र क्या क्यों, इसमें लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया है। तो विशेषताएं या गुण एक ही बात है, ठीक है। उनके आधार पे हमने उसको समझने का प्रयास किया है कि डेमोक्रेसी होती क्या है, लोकतंत्र क्या होता है। और जब हमने इस पर चर्चा की तो निष्कर्ष क्या निकला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब आते हैं इसके अगले बिंदु पर। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ भी लोक शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। और बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। दोस्तों अपने इंडिया के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं भारत की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे चुनाव हुए, चुनाव के बाद सत्ता में कौन आया, बीजेपी। अब बीजेपी सत्ता में क्यों आई, क्योंकि एक बहुत बड़े जनसमूह ने उसको सपोर्ट किया, है ना, उसको वोट किया। क्यों किया, ताकि वो उनकी तरफ से फैसले ले सके, है ना। तो अल्टीमेटली जो फैसले हैं वो किसके हो रहे हैं, उन लोगों के ही हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने इन लोगों को चुना है अपना प्रतिनिधि कि वो इनकी तरफ से फैसले ले। ठीक है, तो मतलब क्या है कि लोग खुद शासन नहीं चला रहे, फैसले तो बहुमत ही ले रहा है, लेकिन वो खुद नहीं ले रहे, वो जनता खुद नहीं ले रही जिन्होंने उस सरकार को चुना है, बल्कि उनकी तरफ से वो चुने हुए प्रतिनिधि ले रहे हैं जिनको उन्होंने वोट देके जिताया है और जिन्होंने सरकार बनाई है ना। सरकार कौन बनाता है, जो बहुमत में होती है, जो पार्टी बहुमत में होती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसको ज़्यादा लोग चुनते हैं, वही सत्ता में आती है और उनका ही जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है ना। अब समस्या ये है कि प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों, है ना। सब खुद मिलकर भी तो वो शासन चला सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब भी कि लोग मिलकर किसी चीज़ पर जो है फैसला लेंगे, है ना। सबकी उसमें राय शामिल होनी चाहिए, तब इसको डेमोक्रेसी कहेंगे। तो इसमें समस्या क्या है, हम सारे लोग मिलकर क्यों नहीं किसी चीज़ पर निर्णय लेते। तो समस्या बहुत बड़ी है बेटा। सबसे पहली समस्या है कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। हमारे देश की जो जनसंख्या हो 135 करोड़ है, 135 करोड़ लोगों को साथ में लेकर के किसी निर्णय को लेने की जो हम सोच भी नहीं सकते, है ना, ऐसा संभव ही नहीं है। तो एक तो ये कारण हो गया। तो यही कारण है कि हम क्या करते हैं, अपनी जगह पे क्या चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि जो हमारी तरफ से निर्णय लेते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता या कौशल नहीं होता। अब मान लो चलो पॉसिबल हो गया कि सब नागरिक जो है इस फैसले में भाग लेंगे, ठीक है, कि ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रॉब्लम आती है कि हर नागरिक जो है वो उसके पास कई बार इतना समय नहीं होता कि वो उसमें शामिल हो सके। यहाँ तो लोग सिंपल सा जो वोट देने वाला काम होता है उसमें भी नहीं जाते, तो वो हर दूसरे दिन किसी फैसले में भाग लेने का उनके पास समय होगा नहीं ना।
इसके अलावा इच्छा, कई लोगों की इच्छा भी नहीं होती है ना। मैंने कहा ना सिंपल सा, ये वोट डालने का, लोग वोट भी डालने कई बार इसलिए जाते कि उनका मन नहीं कर रहा। इसके अतिरिक्त क्या है, कई लोगों में इतनी योग्यता या कौशल नहीं होता कि वो सही गलत का फैसला ले सकें, उनको उस विषय में अधिक जानकारी ही नहीं होती है ना, वो इतने योग्य नहीं होते कि उसमें अपना कोई डिसीज़न या अपना जो कोई निर्णय जो है वो ले सकें। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि बजाय हम सारे लोगों को किसी फैसले में शामिल करें या उनको शासन में शामिल करें, उनके बदले में क्या करते हैं, उनके प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं और जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ही शासन होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, अब आते हैं विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र। ठीक है, अब हमें इस पर भी ज़रा सोचना है, क्योंकि हम इससे पहले अभी तक जो बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे कि देशों में लोकतंत्र की बात कर रहे थे। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ एक शासन व्यवस्था नहीं है, जो है ना देशों की शासन व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा भी जो लोकतंत्र है उसके अलग अलग स्तर होते हैं, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार की। अगर परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं, ठीक है, तो इसको इस तरह से समझेंगे कि मान लो अगर जो परिवार में जो हेड है, जो भी मुखिया है, जिसकी भी चलती है, वो सारे जो भी फैसले हैं किसी से भी जुड़े हुए खुद ही ले लेता है, उस व्यक्ति से पूछता तक नहीं है। ठीक है, तो वो जो फैसले हैं वो लोकतांत्रिक फैसले नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति की सहमति नहीं ली गई या उससे उस बात पर चर्चा नहीं की गई जिस पर उसका प्रभाव पड़ रहा था, है ना। तो ये लोकतांत्रिक फैसला नहीं है। लेकिन अगर जो घर का मुखिया है वो किसी भी फैसले को लेने से पहले जिस भी व्यक्ति पर उस फैसले का प्रभाव पड़ेगा उससे अच्छे से चर्चा करके, उससे सहमति ले करके, उसके निर्णय के हिसाब से जो है, उसकी सहमति के हिसाब से कोई निर्णय लेता है या फैसला लेता है, तो वो लोकतांत्रिक फैसला कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले उसमें कि कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त ना देना, तो तुम उस कक्षा को बोलोगे एक लोकतांत्रिक कक्षा है, जहाँ पे शिक्षक जो है वो बच्चों को सवाल पूछने की इजाज़त ही नहीं दे रहा, चाहे उनको समझ आए नहीं आए, नहीं, है ना। तो कक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो बच्चे हैं वो अपने शिक्षक से सवाल कर सकें, क्योंकि कक्षा का उद्देश्य क्या है, जो कक्षा का प्रभाव है वो बच्चों पे पड़ना है। बच्चे जो हैं वहाँ पे उनको सिखाना ही तो मेन मकसद है। अगर उनको समझ नहीं आएगा, वो सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, तो शिक्षक को उसके जवाब देने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, एक लोकतांत्रिक कक्षा, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है सही सीखने के लिए। अब आते हैं इसके अगले बिंदु पर, एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। अब पार्टी जो होती है बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबसे बड़ी तो हमारे यहाँ बीजेपी है और कांग्रेस है। ठीक है, अगर पूरी जो पार्टी है उसमें सारे जो निर्णय हैं उस पार्टी का जो बड़ा नेता है उसी के द्वारा या उसके परिवार के सदस्य द्वारा लिए जाएं, तो वो पार्टी में भी एक तरह से लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, पार्टी के जो फैसले हैं उसका प्रभाव उसके सभी नेताओं पे, उसके सभी कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। अगर उनके साथ ही विचार विमर्श नहीं करेंगे फैसला लेने के लिए जिन पर इसका प्रभाव पड़ना है, तो क्या होगा, ये तो अलोकतांत्रिक तरीका हो गया, है ना। ये तो फैसला क्या कहलाएगा, अलोकतांत्रिक, है ना। तो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि जिन पर भी उस फैसले का प्रभाव पड़ना है उनके साथ जो है विचार विमर्श किया जाए और उनकी जो सहमति है उस फैसले में ली जाए। तो इसी में आगे हम पढ़ेंगे कि वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर बात की थी कि हमें क्या करना है, कोई भी जो फैसला जो है तभी लेना है जब हम उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श कर लें और उनकी सहमति जो है प्राप्त कर लें, तभी वो लोकतांत्रिक फैसला कहलाएगा। यानी जो व्यक्ति कमज़ोर है उसका किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली का, है ना। यानी किसी को सिर्फ ये शक्तिशाली है तो सिर्फ उसकी चलेगी, नहीं। जो लोकतांत्रिक तरीका होता है उसमें कमज़ोर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दी जाती है फैसले लेने में जितना एक पावरफुल इंसान को। और ये बात कहाँ पर लागू होती है, सरकार पर भी लागू होती है, ये परिवार में भी लागू होती है और कोई भी संगठन, ठीक है, उन पर ये लागू होती है। अब आते हैं लोकतंत्र और नागरिक।
एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। मैंने कहा ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया कौन सी होती है, अभी बताया था इसमें कि इसमें जो भी उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ही फैसला लेना चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। देखो, डेमोक्रेसी जो होती है यानी लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक होता है लोकतंत्र और एक होता है अच्छा लोकतंत्र। और लोकतंत्र जो है खराब भी हो सकता है। अब खराब हो गया जिसमें लोकतंत्र तो है लेकिन जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं चल रही है ना, देश तरक्की नहीं कर रहा, लोग उसमें परेशान हैं, दुखी हैं, संतुष्ट नहीं हैं। और लोकतंत्र हो गया जो सिंपल, हाँ बस चल रहा है काम, चल रही है गाड़ी। और अच्छा लोकतंत्र वो है जिसमें जो लोकतंत्र है उसके मूल्यों का प्रयोग इस तरह से किया जा रहा है, इस तरह से नीतियाँ और जो भी हैं बनाई जा रही हैं जिससे कि देश जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर रहा है और लोग भी उसमें जो है वो भी तरक्की कर रहे हैं, वो भी बहुत खुश हैं, है ना। तो अब लोकतंत्र को अच्छा बनाने और ख़राब बनाने में जो है देश के नागरिकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखो, जो हमारे नेता लोग हैं हमने चुन लिया, चलो उनको सरकार में बिठा दिया, उन्होंने हमारे लिए कानून भी बना दिए, लेकिन अगर जनता उन नियमों और उन कानूनों का पालन नहीं करेगी जो उसकी भलाई के लिए बने हुए हैं, तो फिर वही है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसकी जो इतना फ़ायदा नहीं रहेगा, वो उतना बेहतर कार्य नहीं कर पाएगा जब तक कि जनता उसके साथ सहयोग नहीं करती। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को अच्छा और बुरा बनाने में जनता का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारी सोच, अगर हमारी सोच करप्ट है, हम लोग गलत काम कर रहे हैं, हम लोग कानून तोड़ रहे हैं, तो बताओ, तो डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से काम कैसे करेगी। तो इसीलिए जो लोकतंत्र है वो ताकत भी है और कमज़ोरी भी। ठीक है, तो ताकत इसीलिए है कि इसमें जो सत्ता है, जो भी शासक है, उनको जनता के प्रति जो है जवाबदेह हैं, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते, है ना। और अगर कुछ गलत करेंगे तो जनता उनको बदल देगी। अब कमज़ोरी इसीलिए भी है कि इसमें जो है व्यक्ति जो है केंद्र में होते हैं। अब जो व्यक्ति अगर अच्छे से उस लोकतंत्र के जो नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, उनका पालन नहीं करेंगे तो अब उनके खिलाफ़ ज़्यादा तो कुछ हो नहीं पाता, है ना। इतनी सख्ती से तो उनसे निपटा नहीं जाता है। जैसे आप देखो, जो गैर लोकतांत्रिक या तानाशाही देश हैं, अगर वहाँ कोई कुछ भी गलत करता है, चोरी चकारी कुछ भी गलत काम, तो वहाँ कड़ी सज़ा दी जाती है ना। पर यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ जो है नागरिकों को मतलब बहुत ज़्यादा जो है उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता अगर वो कुछ गलत करते हैं। तो कई बार इसका फ़ायदा भी लोग बहुत उठाते हैं, है ना। वो उनको पता है कि हमारा क्या बिगड़ेगा, तो ये यहाँ पे ये कमज़ोरी साबित हो जाती है। अब आते हैं कि देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आते हैं, इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही और एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती हैं तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो लोकतंत्र होता है वो, देखो, ये नहीं माना जाता कि जो लोकतंत्र है वो शासन का सबसे बेहतरीन तरीका है, नहीं, क्योंकि हर उसमें ना थोड़ा कमियां होती हैं। कुछ कमियां लोकतंत्र में भी हैं, है ना, राजशाही, तानाशाही, सभी में कुछ कमियां और सभी में कुछ खूबियां हैं। लेकिन हमारे पास जितनी भी शासन व्यवस्थाएं इस समय पे हैं उनमें जो लोकतंत्र है वो बेस्ट है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो लोकतंत्र को ही अपनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती है, क्योंकि इसमें लोग जो हैं वो खुद से चुनते हैं अपनी सरकार को, और एक तरह से जो भी फैसले देश के लिए लिए जाते हैं, जनता के लिए लिए जाते हैं, उनमें उनकी भागीदारी होती है, क्योंकि उन्होंने ही उनको चुना है, उन प्रतिनिधियों को जो उनके बदले में फैसले लेंगे। ठीक है, अभी हो गई हमारी वर्कशीट। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो कि चुनावों के माध्यम से देश के वयस्क नागरिक जिन नेताओं को अपना वोट देकर चुनते हैं वे नेता चुने हुए प्रतिनिधि कहलाते हैं। वयस्क मतलब जो बालिग होते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होते हैं। वोट देकर जिन नेताओं को चुनते हैं
वो चुने हुए प्रतिनिधि कहलाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता, और अगर ऐसा प्रयास किया भी जाए तो हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं होता। इसीलिए लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी हम लोकतांत्रिक तरीके से फैसला कैसे लेते हैं? तो इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हो कि लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेने की प्रक्रिया के अंतर्गत उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लिया जाता है। ठीक है, और इसमें कमज़ोर व्यक्ति का भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होता है जितना कि शक्तिशाली व्यक्ति का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है ना? तो आपने पढ़ा था कि देश का भविष्य जो है शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। तो जो लोकतंत्र है उसको बेहतर बनाने में तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसके अंदर आप जो पहला पॉइंट लिख सकते हो कि लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देश के सभी नागरिक कानूनों का पालन करें, है ना? ये ज़रूरी है बहुत। और दूसरा क्या है कि अपने कामों को ईमानदारी से करें, यानी जिसको जो काम मिला है वो अपना काम ईमानदारी से करे। जो शिक्षक है वो अपने ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाए, डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करे, है ना? जो आप स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो, तो आपके लिए ज़रूरी क्या है? आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करो, समय पर स्कूल जाओ, स्कूल में जो भी कार्य दिए जाते हैं उनको पूरा करो। तो सब लोग जब आप ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे तो क्या होगा? डेमोक्रेसी जो है बेहतर हो जाएगी, है ना? अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। समय पर करों का भुगतान करें, जैसे आय कर, संपत्ति कर इत्यादि। आपको पता है ना, सरकार हमारे लिए बहुत सारे काम करती है ना? विद्यालय खुलवाती है, हॉस्पिटल खुलवाती हैं, सड़कें बनवाती हैं। कोई आपदा आती है तो उसके लिए लोगों को राहत पैकेज दिए जाते हैं, लोगों के लिए मुफ्त जो है राशन, कई सारी सुविधाएं जो सरकार जो है वो देती है, देश की सुरक्षा पर खर्चा करती है। तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आता है टैक्स से। टैक्स किससे लेती है सरकार? जनता से। जो ज़्यादा कमाता है उसको उससे आयकर लेती है, हाउस टैक्स लगता है, किसी के पास जो संपत्ति है उस पर भी टैक्स लगता है। आप इवन छोटे से छोटा सामान खरीद के लेके आते हो तो उसमें देखना, उसमें भी टैक्स होता है। तो ये जो टैक्स का जितना पैसा है वो सरकार के पास जाता है और सरकार उसको हमारी भलाई पर खर्च करती है। तो हमें यह है कि समय पर करों का भुगतान करें और करों की चोरी ना करें। अब आते हैं अगले बिंदु पर। चुनाव में वयस्क नागरिक अपना वोट अवश्य दें। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग वोट डालने जाते नहीं हैं, जिससे क्या होता है, ऐसी सरकार चुनकर आ जाती है जो बहुमत में नहीं होती। मान लो 100 लोगों को वोट डाल के जो है सरकार को चुनना था, लेकिन लोग नहीं गए, 30 ही लोग वहाँ पे गए और 2 पार्टियाँ खड़ी थी, एक को 17 वोट मिले, एक को 13 वोट मिले, और 17 वोट वाली जो है वो सरकार बना के शासन करने लगी। अब ये देखो बेटा, 100 लोगों में से सिर्फ 17 लोग जिसको पसंद करते थे वो जो है वो सरकार में आ गया। तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी जो है ऐसे नहीं चलती है। इसके लिए ज़रूरी है कि सबके सब जो नागरिक हैं वो अपना वोट दें, जितने भी ऐसे नागरिक हैं जिनको वोट का अधिकार प्राप्त है। 5वां बिंदु क्या है? देश के सभी नागरिक आपस में मिलजुल कर रहें और विविधताओं का सम्मान करें। तो जो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे, आपस में भेदभाव करेंगे, तो जो लोकतंत्र है वो सफल नहीं होगा, है ना? तो ये ज़रूरी है कि लोग मिलजुल कर रहें और जो विविधताएं हैं उनका सम्मान करें, यानी जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करें, चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग, किसी से भी संबंध रखता है ना? उससे किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। तो ये आपके हो गए प्रश्न उत्तर। अब बेटा लेसन को ज़रूर पढ़ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत थैंक यू। मन लगा के पढ़ो और खूब अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।